हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं अनसॉल्व पेपर जीव विज्ञान का। वो भी कौन सा, 2023 का देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि 2024 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 2024 का आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग सारी वीडियो देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर देखिए 7460012763 इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट करके अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन ले लीजिए, खरीद लीजिए, ठीक ना। पैसा लगता है कुछ, लेकिन 2023-24 का बस खरीद लेंगे तो उतने में आपका 80 से 90% आ जाएगा, क्योंकि हम मिलाएं कि जो पिछला ईयर का था वो सब क्वेश्चन जो थे इसी में से मिल रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पर जितने भी सोल्यूशन हम कराए हैं सबका पीडीएफ रखे हैं और 2023 का सेट नंबर 1 हो चुका है, सेट नंबर 2 हो चुका है, अब सेट नंबर 3 हमको कराना है। तो यहाँ पर देखिए 2023 का सेट नंबर 3 है, ये देखिए क्वेश्चन है, देखिए पहले कोड देख लीजिए, सेट नंबर 3 है 2023, कोड नंबर 348CI हो गया, ठीक है। अब देखिए सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये पहला है जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ये है। तो बहुविकल्पी में पहला क्या है, आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है, कौन है इनमें से, बीटी, बीटी मक्का है, बीटी कॉटन है, बीटी राइस है। तो इसमें आपका देखिए सही जवाब कौन सा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। बीटी मक्का भी सही है, बीटी कॉटन भी सही है, बीटी राइस भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्या होगा, सही जवाब होगा इनमें से सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन एक कूट यानी कि जो कह रहा है कि असत्य फल है, ठीक ना, इसको झूठा फल भी कहते हैं, झूठा झूठा नहीं झूठा फल, ठीक ना, असत्य असत्य फल कहते हैं। तो इनमें से देखिए अंगूर, आम, अमरूद, सेब। सेब जो है आपका एक झूठा नहीं झूठा फल है, या फिर कह सकते असत्य फल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी है कि झूठा फल किसे कहते हैं या फिर असत्य फल किसे कहते हैं, ये हम आपको बताए भी हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग है, कह रहा है कि आवृत आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या जो x होती है कितनी होती है, तो ये बताना है। देखिए 3x होती है, कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। जो आवृत बीजी पौधा होता है उनमें जो भ्रूणपोष होते हैं उनके गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3x होती है। उसके बाद टाइफाइड, टाइफाइड के रोगजनक का नाम है, तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम जो है साल्मोनेला है। क्या है, साल्मोनेला। पहला ऑप्शन है एस्केरिस, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें से कोई नहीं, कौन है इनमें से, साल्मोनेला है, कौन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, साल्मोनेला, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे निश्चित उत्तरी प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। अगर आप लोगों को पेपर में लिखना होगा तो बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 निश्चित उत्तरी प्रश्न, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे उत्तर लगाएंगे, कौन सा, देखिए उत्तर हम यहाँ पर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का, क पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। पात्र निषेचन, पात्र निषेचन क्या है, पात्र का मतलब समझ रहे हैं, पात्र, पात्र मतलब बर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन अंतः पात्र निषेचन कहलाता है। क्या कहा यहाँ पर, शरीर से क्या कर रहा है, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला की बात कर रहा है, ठीक ना, जहां पर प्रयोग करते हैं वहां की बात कर रहा है। प्रयोग, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन जो होता है अंतः पात्र निषेचन कहलाता है। अगर मान लीजिए हम लोग जो भी शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु होता है उनको हम लोग क्या कर लेंगे, एक सिरिंजी में ले लिए या फिर किसी पात्र में ले लिए, ऐसा पात्र हो जो निषेचन करा सके, ठीक ना। तो उस जगह पर उसको क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे सीमन चढ़ता है भैंस गाय को आप लोग देखे होंगे, उसी को कहते हैं पात्र निषेचन, ठीक है। आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ पर प्रयोगशाला की बात की गई है। उसके बाद देखिए दूध से दही का कौन बैक्टीरिया बनाता है, तो जो दूध से दही बनाता है कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, तो आपका लैक्टोबैसिलस नामक, इसका नाम आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कक्षा 8 से, यानी कि बचपन का मतलब कक्षा 8 से इसका नाम सुनते आ रहे हैं। लैक्टोबैसिलस नामक एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो हमारे दूध को क्या कर देता है, दही में परिवर्तित कर देता है। सुने हैं ना, हम तो 8 से सुनते आ रहे हैं इसको, लैक्टोबैसिलस को, ठीक ना, इसको याद रखिए, ये तो बहुत सरल है।
उसके बाद देखिए आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है। तो आरएनए की जो शर्करा होती है वो कैसी होती है, राइबोस शर्करा होती है, ठीक ना। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। और जो होता है डीएनए, जो होता है डीएनए, उसमें आपकी डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक ना। क्या होती है इसमें, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। तो इसमें आरएनए में राइबोस शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। उसके बाद देखिए यह प्रश्न सिलेबस से हट चुका है। जो प्रश्न नंबर घ वाला है, देखिए यहाँ पर हम दिखा दें आपको आंसर पेपर में, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि वैसे ही करें। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है, यह क्वेश्चन क्या होता है, हुआ है आपका सिलेबस से हट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में, नोट जो है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आंसर पेपर में बढ़िया से दे देता है कि जो वहाँ पर स्टार लगे हुए हैं, जिस क्वेश्चन के यहाँ स्टार लगे हुए हैं, तो सब क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, हट गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा पर। प्रश्न नंबर 2 का अंगा देखिए क्या कह रहा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या आप लोग को पता होनी चाहिए, कितनी जोड़ी में होती है और कितनी संख्या में होती है। तो संख्या और जोड़ी का अंतर होता है। जोड़ी का मतलब दो, दो करके मतलब दो क्या होंगे, साथ में रहेंगे, ठीक ना। दो साथ में रहेंगे तो उसको हम लोग जोड़ी बोलेंगे, और अकेला रहेगा तो उसको हम लोग संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 को 2 से भाग करेंगे तो जोड़ी में हो जाएंगे, यानी कि इसका भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 होती है, 23 जोड़ी होती है, और संख्या में कहेंगे तो 46 होती है पूरी, ठीक ना, टोटल। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 आता है आपका। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाए। तो ये देखिए चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये चित्र में हम चित्र नहीं बनाए, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाना है, तो चित्र आप लोग गूगल करके बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न सेट नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 6 का क में हो चुका है, ठीक ना। किसमें हो चुका है, सेट नंबर 1 में हुआ है, जिसका कोड है 348 CG, ठीक है। CG में ये हो चुका है, वो भी प्रश्न नंबर 6 का क में हो चुका है। कौन, प्रभाविता का नियम मेंडल का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022, 23, 24 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 2025 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, कौन, प्रभाविता का नियम। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम एमिनो अम्ल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक कूट AUG और GUG होते हैं, ठीक ना। कौन से कूट होते हैं, AUG होता है और GUG होते हैं, ठीक है। अतः प्रथम अमीनो अम्ल का नाम फेनिल एलेनिन है, ठीक ना। और प्रथम अमीनो अम्ल का जो नाम आपको पूछा है, इसमें देखिए प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो जो प्रथम अमीनो अम्ल है उसका नाम क्या है, फेनिल एलेनिन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का ग का आंसर हो गया। कहेंगे छोटा छोटा आंसर, भाई देखिए जितना छोटा पूछेगा उतना ही छोटा, अब उतना ही लिखेंगे, हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, जितना आंसर रहेगा उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग का आता है प्रश्न नंबर 3 का घ। क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। वही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर घ वाला क्वेश्चन ये देखिए, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि बीटी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीटी कपास, बीटी कपास पर, पेन नहीं चल रहा था। यहाँ पर देखिए बीटी कपास पर संक्षिप्त 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 टिप्पणी लिखिए, ठीक है। टिप्पणी लिखिए।
ये आपका क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नहीं, इसमें का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक ना। ये प्रश्न नंबर ग का गलती से लिख दिए हैं और प्रश्न नंबर घ का आंसर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर है बैसिलस यूरिनजिएंसिस, ठीक ना। यूरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से बनी प्रोटीन जो पीड़कों के लिए विष का कार्य करती है, ठीक ना। जो उनके लिए क्या करती है, जो पीड़ित होते हैं उनके लिए क्या करती है, एक विष का, एक जहर का कार्य करती है, ठीक ना, करती है। तथा कुछ जीवाणु के लिए निष्क्रिय होती है, उसे उसे हम प्रोटीन विष कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन विष कहते हैं, जो बीटी फसलों को बनाने में प्रयुक्त की जाती है, जिससे उन फसलों में पीड़क प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो बीटी फसल को क्या करने में, बनाने में प्रयुक्त की जाती है और पीड़क प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है उस फसल में, ठीक है। उदाहरण के लिए बीटी कपास एक एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो बीटी कपास पर टिप्पणी लिखना था यही है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर अंगा वाला है, प्रश्न नंबर 3 का अंगा है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कह रहा है कि जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, समझ रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई जीव है, ठीक ना, उसकी ही कोशिकाएं क्या कर रही हैं, प्रतिरक्षा कर रही हैं अपनी, ठीक ना, उसकी कोशिकाएं क्या कर रही है, प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही हैं, यानी कि अपनी ही रक्षा करने के लिए कोई प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही हैं, तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और देखिए यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है। जब कोई दवा हम लोग खाते, जैसे बुखार, हम लोग को बुखार आ गया या फिर खांसी आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाहरी दवा जो खाते हैं, तो बाहरी दवा जो खा रहे हैं तो क्या कर रहा है, सीधे हमारे शरीर में एंटीबायोटिक, क्या सीधे हमारे शरीर में एंटीबायोटिक प्रवेश कराया जा रहा है, उसी को हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। और जो हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, स्वयं कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, उसको हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। यह क्वेश्चन देखिए हो चुका है, कहाँ पर, प्रश्न नंबर देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए सेट नंबर 2 में 348 CH का प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, ठीक ना, उसमें चित्र बनाया गया होगा, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद देखिए और चित्र उत्र बनाना कहाँ टाइम है, ठीक है, चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद पुष्पी पौधों में मादा गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड का कोद्भिद युग्मकोद्भिद, ठीक ना, युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश, ठीक ना, इसमें रहेगा भ्रूणकोश सहित नामांकित चित्र बनाए। देखिए इसमें भी चित्र बनाना है, तो चित्र आप लोग बनाएंगे, चित्र हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, चित्र आप लोग बनाएंगे। नहीं तो कहिए एक सिर्फ चित्र की वीडियो बना दी कि उसमें सारा चित्र रहेगा, ठीक ना, सभी चित्र ही रहेंगे, जितने चित्र आते हैं उसमें सभी चित्र रहेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग, प्रश्न नंबर 4 का ग कह रहा है कि घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या कर रहा है, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। पहला देखिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक ना, इसका नाम है, कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है। यह जीवाणु दूध में पाया जाता है, ठीक ना, इसी के कारण हम लोग अभी मतलब इसका अभी नाम सुने, लैक्टोबैसिलस जो होता है क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इसका नाम है। यह जीवाणु दूध में पाया जाता है। यह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, ठीक ना। ये जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टस, ठीक ना, यह दूध में पाई जाने वाली जो भी लैक्टोज शर्करा होती है, जो लैक्टोज शर्करा उसमें पाई जाती है, उसी को किण्वन यानी कि उसको मान लीजिए सड़ा करके, किण्वन का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सड़ा करके, ठीक है, किण्वित करके, उसमें कीड़ा परा करके, ठीक है, तो उसमें कीड़ा परा करके किण्वित करके क्या करता है,
लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, वही लैक्टिक अम्ल जो होता है लैक्टोबैसिलस नामक से जीवाणु के नाम से जाना जाता है, और उसी के कारण क्या होता है, हमारा दूध जो होता है दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर है सैकरोमाइसिस, कौन है, सैकरोमाइसिस सेरेबिस, ठीक ना, सेरेबिसी। तो यहाँ पर एक और जीवाणु का नाम लिया गया है सैकरोमाइसिस सेरेबिसिस। तो यहाँ पर ये क्या करता है, यह एक ईस्ट यानी कि कवक है, ठीक ना, ईस्ट यानी कि समझ रहे हैं फफूंद जो लगती है, रोटी वोटी जो रोटी अगर रख दे 2 दिन तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है ना, उसी को ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, कवक बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक, इसका बेकरी उद्योग में अधिक उपयोग है। जो आपका सैकरोमाइसिस सेरेबिसी नाम का ये जीवाणु है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जब इसका पावरोटी बनाने, बेकरी में, बेकरी यानी कि समझ रहे हैं पावरोटी बनाने में किया जाता है, टोस्ट बनाने में, पावरोटी बनाने में उसका जो आटा होता है ना, वो आटा गूंथ करके 1 या 2 दिन तक रखा जाता है, और उसको गूंथ करके रखने पर उस पर क्या पड़ जाती, ईस्ट पड़ जाती, कवक पड़ जाती, फफूंद लग जाती है, उज्जर उज्जर जो रोटी हम लोग 2-3 दिन रखते हैं बना करके, और नीचे रोटी देखेंगे निचली रोटी में तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद लगा रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से इस जो जो हम लोग बेकरी का उपयोग करते हैं, बेकरी में इसका उपयोग होता है, जो हम लोग खा मतलब टोस्ट बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, पाव बनाते हैं ना, उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे चलें। स्ट्रेप्टोकोकस, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस इस जीवाणु का उपयोग इडली डोसा बनाने में किया जाता है। जो इडली होती है, जो डोसा होता है, ठीक ना, जो यहाँ पर यूपी में तो नहीं मिलता है, यूपी में पता नहीं मिलता होगा, घर घर बनती है इडली, अब तो बनने लगी, कोई इडली बना सकता है। ठीक है, तो वो इडली जो बनती है, जो उसमें जो आटा उपयोग किया जाता है ना प्यारे स्टूडेंट, वो आटा में स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु का वास होता है, उसी में पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु। ठीक है, अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हर जगह हर प्रकार के जीवाणु दिखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप कितना भी हाथ धो लो, आप कितना भी हाथ धो लो, आपके हाथ में अगर देखा जाएगा सूक्ष्मदर्शी से, तो आपके हाथ में सूक्ष्मदर्शी का मतलब सूक्ष्मदर्शी द्वारा मिलेगा, क्या मिलेगा, सूक्ष्म जीवाणु मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो आटा होते हैं उसमें सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं, तभी ये इडली डोसा बनने के लिए तैयार होता है। इसमें कौन सा पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 5 है, तो प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का घ जो है यह प्रश्न सिलेबस से हटा दिया गया है, दिखा देते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर घ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का घ है, कह रहा है कि मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन के आगे स्टार लगा है, अगर स्टार लगा है किसी क्वेश्चन के आगे तो समझ लिए क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 का क है, प्रश्न नंबर 5 का क कह रहा है कि परागण क्या होता है, ठीक ना। परागण क्या होता है, पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। पौधों में क्या करना है, परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर परागण पहले हम लोग हेडी लगाएंगे। परागण क्या होता है, देखिए पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं, ठीक ना। परागण पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है, बस याद कर लीजिएगा 2 लाइन का। उसका देखिए परागण के प्रकार, परागण के देखिए परागण के 2 प्रकार होता है, ठीक ना। परागण का कितना प्रकार होता है, परागण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्वपरागण और पर परागण, ठीक ना। कौन कौन सा, स्वपरागण और पर परागण होता है। देखिए स्वपरागण जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही स्वपरागण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। कह रहा है कि जो एक पुष्प है उसी पुष्प का जो परागकोश है निकल करके जो परागकण निकल करके कहाँ चले जाए, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं,
उसी घटना को हम लोग बोलेंगे स्वपरागण। और पर परागण देखिए क्या होता है, पर परागण। पर परागण कौन सा, पर परागण। देखिए जब एक पुष्प में परागकोश से, जब एक पुष्प में कहाँ से कर रहा है, परागकोश से, ठीक ना, कहाँ कर रहा है, परागकोश से परागकण निकल कर किसी दूसरे पौधे के, कहाँ पर, किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही परागकण, परागण, पर परागण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहेंगे, तब हम लोग पर परागण कहेंगे। ठीक, देखिए परागगण, पर परागण क्या है, जब एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 के क तक इस वाले में वीडियो में कंप्लीट हुआ। और जो वीडियो बनेगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपका प्रश्न नंबर 5 के ख से रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का क हो चुका है, प्रश्न नंबर 5 का क हो चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का ख देखिए यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5 का ख कर है कि वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। वाहित मल उपचार पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार क्या है इसमें, प्राथमिक उपचार इस अवस्था में जल में तैर रहे कागजों, प्लास्टिक, अपशिष्ट बोतलों आदि को ठीक ना, आदि को यहाँ पर आदि बना लीजिएगा, ये आदि था, आदि को विशेष छन्नों द्वारा छान कर अलग किया जाता है। ठीक है, जो आपका इसमें वाहित मल का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके नदी नाले हैं उसमें जो कागज है, प्लास्टिक है, जो भी चीज़ें तैर रही होती है उनको क्या करते हैं, एक छननी द्वारा क्या करते हैं, उसको छाना जाता है। ठीक है, उसको छान करके क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। जो प्लास्टिक बोतल है, कागज है, जो भी चीज़ें उसमें तैर रही हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है छान करके। ठीक है, छान कर अलग किया जाता है और छोटे निलंबित कणों को नीचे बैठने दिया जाता है। जो छोटे छोटे कण उसमें धूल के कण बैठे हुए होते देखते हैं, जिससे कहते हैं कि वो मिट्टी हो जाती है। ठीक है, मिट्टी जमी है, मिट्टी नीचे बैठी होती है। इस क्रिया में लगभग 2 से 10 घंटे लगते हैं। मतलब इस क्रिया में हम देखते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, जहाँ पर नाली की सफाई होती है, कभी कभी आपके आसपास शहर में या फिर कस्बे में नाली की सफाई होती होगी, आप लोग देखे ही होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, 2 से 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जल में केवल कार्बनिक पदार्थ अधिकता में रह जाते हैं। जो जल होता है उसमें क्या, कार्बनिक पदार्थ, जो कोयले टाइप का जो पदार्थ होता है, जो काला पानी रह जाता है। ठीक है ना, काला, जो काला पदार्थ होता है वही रह जाता है। ठीक है, और सब चीज़ें निकाल ली जाती है उसमें से साफ सफाई के दौरान। आगे चलते हैं हम लोग, ये आपका है द्वितीयक उपचार। देखिए इस उपचार में सूक्ष्म जीवधारियों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो एकदम छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवधारी का नाम बता रहे हैं। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीवधारी का नाम ले रहा है कि सूक्ष्म जीवधारी जो होते हैं, एकदम छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे ऑक्सीकरण ताल एक उथला जलाशय होता है। ठीक है, ताल हो गया, ताल का नाम सुने, ताल हो गया, या जलाशय हो गया, तालाब का नाम सुने होंगे, उसकी बात कर रहा है, जिसमें वाहित मल एकत्रित किया जाता है। जो वाहित मल होता है, जो गंदा कचरा होता है, उसकी बात कर रहा है। वाहित मल एकत्रित किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण शैवाल और जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि होने लगती है। इसमें क्षनित जल इस उपचार के दूसरे हौज में छोड़ा जाता है और इसमें सूक्ष्मजीव और कवक को रखा जाता है। ये जीव ऑक्सी और अनाक्सी करता है। ये क्या करता है, ऑक्सी करता है और अनाक्सी भी करता है, जिससे जल अपघटित या उपस्थित ऑक्सीजन टूट जाता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका जल होता है वो क्या होता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, और जो इसमें ऑक्सीजन होता है वो भी क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाता है जब उसमें, तो ये जो वाहितमल होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं जल में, जो काले काले दिखते हैं, वो सब क्या होते हैं, नीचे पानी में क्या करते हैं, बैठ जाता है। ठीक है, फिर उसको निकाल लिया जाता है, किसके द्वारा, या जिसे भी, या फावड़े के द्वारा निकाल लिया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग है। प्रश्न नंबर 5 का ग,
समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक ना, समष्टि समष्टि आप लोग नाम सुने होंगे। समष्टि 2024 में हम सेट पहला ही कराए थे, समष्टि उसमें दिया था 5 नंबर में। तो ये समष्टि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिंग अनुपात व्यष्टि, व्यष्टि यहाँ पर पहला है लिंग अनुपात। ठीक है, इसमें लिखिए व्यष्टि जीव या तो नर होगा अथवा मादा, लेकिन समष्टि में कुछ जीव नर होंगे व कुछ मादा, अतः समष्टि में ही नर व मादा की संख्या के बीच अनुपात संभव है। ठीक ना, जो हमारा समष्टि होता है उसमें क्या होता है, नर और जो मादा होते हैं दोनों के बीच में क्या होता है, एक लिंगानुपात होता है। ठीक ना, लिंग का अनुपात होता है कि वो कितने नर हैं कितने मादा है। ठीक है, तो समष्टि में नर और मादा की संख्या के बीच अनुपात संभव होता है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है वायु वितरण। वायु वितरण में क्या है, वायु वितरण भी समष्टि में ही पाया जाता है। जो वायु वितरण होता है ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये भी आपके समष्टि में ही पाया जाता है। ठीक ना, जो वायु वितरण हो गया ये कहाँ पाया जाता है, समष्टि में ही पाया जाता है। क्योंकि समष्टि में भिन्न भिन्न आयु वाले जीव होते हैं। क्या होता है इसमें, क्योंकि समष्टि में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न जो होते हैं वो आयु वाले क्या होते हैं, जीव होते हैं। आयु का मतलब उसकी उम्र जो होती है उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो समष्टि होता है उसमें कोई किसी जीव का जो जीवन काल होता है, कभी 10 साल होता है किसी का, तो किसी का 20 साल होता है, किसी का 12, 15, 20, 25, 30। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आयु वितरण मतलब आयु वितरण का आयु वितरण होता है। ठीक ना, अब देखिए जन्म एवं मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु दर भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जीव विशेष जन्म लेता है। ठीक ना, जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, विशेष जन्म लेते हैं, कई प्रकार के जन्म लेते हैं जो जीव, और मरता है। जो जीव होता है वो क्या होता है, जन्म लेता है और क्या करता है, मर जाता है। ठीक है, लेकिन समष्टि में जीवों में स्ना संतानोत्पत्ति से नए जीव जुड़ते हैं या जीवों की मृत्यु से समष्टि में जीवों की संख्या कम होती है, इनको क्रमशः जन्म दर या मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा वातावरण जो हमारा समष्टि है उसमें आपके जीव की मृत्यु हो रही है या जीव का जन्म हो रहा है। कोई नया जीव है जन्म ले रहा है या फिर किसी पुराने जीव का मृत्यु हो रही है। ठीक है, उसके जन्म लेने से वृद्धि होगी आपकी समष्टि में, और आपकी मतलब उसके मृत्यु से समष्टि में क्या होगी, कमी होगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर देखिए वृद्धि हो रही जन्म ले तो उसको हम लोग जन्म दर कहेंगे। ठीक ना, जन्म दर कहेंगे, और अगर मृत्यु हो रही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 5 का घ, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है। देखिए प्रत्येक कोशिका में प्रायः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए इन्हीं तीनों प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। तो इसमें क्या होता है, जो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और आरएनए और टी ट्रांसफर आरएनए, इन तीनों आरएनए जो होते हैं इन्हीं के कारण क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। आगे चले हम लोग। अब देखिए यहाँ पर है एमआरएनए के बारे में लिखे हैं। एमआरएनए यह केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर पहुंचता है। इसमें आनुवांशिक कूट होते हैं। ये क्या करता है, एमआरएनए ये क्या करता है, संदेश वाहक होता है, मैसेंजर आरएनए इसका नाम है। ठीक ना, यानी कि मैसेज पहुंचाना ही क्या इसका काम है। ठीक है, यह केंद्रक से आदेश लेकर कहाँ जाता है, राइबोसोम। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, आदेश पहुंचाना। तो यह आदेश लेकर कहाँ जाता है, राइबोसोम पर पहुंचता है। इसमें क्या होता है, आपका अनुवांशिक कूट होता है। ठीक ना, अनुवांशिक कूट जो आप लोग समझ सकते हैं, अनुवांशिक कूट जो क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक। ठीक ना, जेनेटिक्स से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आरआरएनए में क्या है, यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। जो आरआरएनए होता है यह स्वयं किससे उत्पन्न होता है, डीएनए से उत्पन्न होता है। यह राइबोसोम की रचना में भाग लेता है। यह कहाँ भाग लेता है, राइबोसोम की रचना में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम पर ही होती है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसकी जो क्रिया होती है कहाँ होती है, राइबोसोम पर ही होती है। टीआरएनए देखिए टीआरएनए में इस गुण पर प्रतिकूट उपस्थित होते हैं। जिसे इसमें क्या होता है, जो टीआरएनए होता है इसमें क्या होता है, जो प्रतिकूट होते हैं वो क्या होते हैं, इस पर
उपस्थित होता है। प्रतिकूट का मतलब कूट का मतलब कूट का देखिए कूट हो गया एक प्रतिकूट हो गया, जैसे नहीं होता है विपरीत वाली चीज़, ठीक उसी प्रकार से ये विपरीत वाली चीज़ क्या होती है इस पर उपस्थित होती है। टीआरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाते हैं। जो टीआरएनए होती है ट्रांसफर करती है, इसका नाम ही ट्रांसफर आरएनए है, ठीक ना। तो ये क्या करता है ट्रांसफर करता है, तो ये क्या करता है एक राइबोसोम तक एमिनो अम्ल को क्या करता है, एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है, ठीक ना, ले जाने का कार्य करता है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तभी ये आज खत्म हो जाएगा हो पाएगा, क्योंकि हमको 2 वीडियो ही इसमें बनाना है। तो एक सेट का वीडियो मतलब आधा बन चुका है। देखिए यहाँ से निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड वाहक यह जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यह प्रायः सभी जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। जीवाणुओं के अतिरिक्त ये यीस्ट कवक तथा यीस्ट उसी कहते हैं कवक को, ठीक ना, तथा मटर की अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो आपके प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड वाहक, उसकी बात की गई, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उदाहरण देखिए, टीआई एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। जो टीआई होता है एक प्रकार क्या है प्लाज्मिड है, ठीक ना। जो टीआई है ये क्या है एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेडरबर्ग ने 1952 में किया। प्लाज्मिड में स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में क्या पाया जाता है स्थानांतरण की, देखिए सही से दिख नहीं रहा था उसके लिए सॉरी, ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, ठीक है। प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लेडरबर्ग ने किया था। कब किया था, 1952 में किया। प्लाज्मिड में स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है। इसी के कारण जो प्लाज्मिड होता है इसमें क्या होता है स्थानांतरण पाया जाता है। जैसे कि ट्रांसफर आरएनए स्थानांतरण आरएनए है, उसी प्रकार से ये भी है, इसमें कौन सी क्षमता पाई जाती है स्थानांतरण की, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख है। प्रश्न नंबर 6 का ख है, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। असंग जनन पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। देखिए उत्तर है, कभी कभी पादप के जीवन चक्र लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। कह रहा है जो कभी कभी पादप होते हैं जीवन चक्र लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में, ठीक ना, उसका अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ होता है, तभी क्या होता है नए पौधे का क्या होता है निर्माण होने लगता है, ठीक ना, हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज किसने किया था, देखिए इसकी खोज विंकलर ने की थी। कौन, विंकलर, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, विंकलर ने की थी। यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। असंग जनन कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट पेज पर। देखिए पहला कौन सा है, पहला है कायिक असंग जनन, ठीक ना। कौन है, कायिक असंग जनन। तो देखिए इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है, ठीक ना, जहाँ से तना और पत्ती उत्पन्न होती है उसकी बात की जा रही है, उससे एक नए पादप का निर्माण होता है। इस क्रिया को बीज का निर्माण नहीं होता। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, इसमें तना या पत्ती से ही क्या होता है पौधा बन जाता है, ठीक है। उदाहरण आलू हो गया, देखिए गन्ना हो गया आदि। आलू में क्या होता है, इसमें आलू को ही काट करके आलू पैदा किया जाता है ना। एक आलू को काटेंगे, उसमें जहाँ जहाँ आँख होती है उसको काट करके हम लोग क्या करते हैं, बो देते हैं। और एक आलू में से 2 भाग करते हैं, 3 भाग करते हैं, तो उसमें से कई गुच्छा में आलू निकलता है, ठीक ना। और ये गन्ना देखिए, गन्ना में क्या होता है, एक ऊख काटेंगे तो एक ऊख कहते हैं ईख, ठीक है। एक ईख में क्या होता है कई प्रकार के गन्ने निकलते हैं, मतलब कई प्रकार के कई गुल्ले निकलेंगे, यानी कि जिसमें आँख रहेगी उसमें गन्ना पैदा होगा। यानी कि एक ईख में क्या होता है 10-12 नहीं बहुत ईख बन जाती है। जितने उसमें गुल्ले होते हैं जितने उसमें आँख होगी उतने गन्ने बनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 2 है,
अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या है? देखिए, इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है, परंतु बीज के बनने में युग्मक संलयन 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 तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। उदाहरण नींबू, नागफनी आदि। इसमें क्या होता है? बीज द्वारा ये बना होता है, ठीक ना। नींबू नींबू कैसे पैदा होगा? नींबू के बीज से पैदा होगा। नागफनी जो होता है ये भी उसके बीज से पैदा होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का ग देखिए। प्रश्न नंबर 6 का ग है, देखिए कह रहा है जैव विविधता एवं इसके संरक्षण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जैव विविधता जो है बार बार ये पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सेट नंबर 2 में हम लोग करा चुके हैं पहले। 348 GH इसका कोड है। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे तो ये क्वेश्चन जैव विविधता का आपको मिल जाएगा। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। देखिए पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होती है? तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी किसी भी डीएनए खंड की अनेक प्रतियां प्राप्त करने के लिए इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। सभी जीवों का जेनेटिक मटेरियल समान प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों AGCT का बना होता है। अतः एंजाइमों की सहायता से एक जीव के डीएनए से रिकम्बाइन यानी कि रिकम्बाइन कर दिया जाता है, जोड़ कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक ना, कर देते हैं। इससे निर्मित डीएनए को पुनर्योजन डीएनए तथा इस तकनीकी को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कहते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोग, देखिए पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, अभियांत्रिकी के नाम से, ठीक है, कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी पौधों अथवा फसलों, पौधों अथवा जंतुओं की जीन्स में फेर बदल करके उनकी नई किस्म तैयार की जाती है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है? संकरण कराया जाता है। किसमें संकरण कराया जाता है पता है? इसमें फसलों पौधों का इसमें क्या होता है, जैसे मिला दिया आपका एक क्या मिला दिया, जिसमें घोड़ा और गधा दोनों मिला दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? आपका खच्चर बन जाता है, ठीक ना। खच्चर का नाम सुनोगे, एक्का जिससे चलता था, ठीक है, एक्का जिससे चलता था खच्चर होता है, ठीक ना। जेब्रा भी बन जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब दो डीएनए से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है। जैसे आपके क्या हो गए, वो चीता नहीं, चितकबरा टाइप का एक आता है ना, वो भी एक क्या है? डीएनए होता है, ठीक ना। किसका डीएनए है? तो एक बाघ का है और चीता का, दोनों का डीएनए होता है, ठीक है। तो दोनों को मिलाया जाता है तो एक नए प्रकार का संकरण बनता है, और उस संकरण से नए प्रकार की बीज का मतलब उत्पादन होता है, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमी विकार सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमी विकार जो सिंड्रोम होते हैं उनके बारे में क्या करिए, उसके बारे में लिखिए, चर्चा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया, 23, 22, 24 में भी आया है, 25 में भी आएगा टर्नर सिंड्रोम। इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। यह रोग लिंग गुणसूत्रों में एक एक्स गुणसूत्र की कमी से होने से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित रहता है, ठीक ना, होने से होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि यह केवल इसमें एक एक्स गुणसूत्र होता है। इसमें क्या होता है? केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एक्स एक्स दोनों होता है तो एक्स वाई होता है। इसमें क्या होगा, अगर वाई नहीं रहेगा तो एक्स होगा, अगर एक्स एक्स में एक एक्स नहीं रहेगा तो एक ही कोई एक्स होगा, ठीक है, उपस्थित रहता है। और गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 45 रह जाती है। इसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। लक्षण क्या होता है इसमें? देखिए महिलाओं का कद जो होता है छोटा हो जाता है। अंडाशय अनुपस्थित या अल्प विकसित होने के कारण ये नपुंसक या बाज होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं इसमें पीरियड नहीं आते हैं, ठीक है, तो उनको बाज कहा जाता है। जो बच्चे पैदा न कर सके उनको जो भोजपुरी में अपने गांव देहात में नाम सुने होंगे बाज का, ठीक ना। तो ये क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम के कारण ही होता है। किसी महिला में टर्नर सिंड्रोम अगर होता है तो उसमें क्या कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 46 के जगह पर कितने पाएंगे?
45 ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो 45 जब गुणसूत्र पाए जाएंगे तो इसमें कोई ना कोई कमी होगी, तब ना। तो एक कमी यहाँ पर होता है, जो अंडाशय होता है इनका अंडाशय अनुपस्थित रहता है, यानी कि इनमें जो होता है पीरियड्स नहीं आते, जो एमसी होता है वो नहीं आता है, मंथली चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम्स क्या है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम से यह रोग लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रोग में लिंग गुणसूत्रों में क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 के स्थान पर 3 हो जाती है। यानी कि एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 होती है, तो 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। और लिंग एक्स एक्स अथवा एक्स वाई न होकर के एक्स एक्स वाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई हो जाते हैं। इस अवस्था को क्लाइफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। गुणसूत्र देखिए यहाँ पर 44 है, 44 की जगह पर एक 45 46 होना चाहिए ना, एक देखिए बढ़ गया, एक्स एक्स वाई हो गया, तो 46 कितना हो गया, 47 हो गया। ठीक ना। लक्षण देखिए क्या है, शरीर लंबा हो जाएगा, वृषण छोटे हो जाएंगे, शुक्राणु निर्माण अनुपस्थित रहेगा, कम बाल तथा महिलाओं के जैसे स्तन भी होते हैं। इसमें क्या होता है, किन्नर का नाम सुने होंगे, 6 नंबर जो होते हैं, 6 नंबर। ठीक है, उनकी बात की जा रही है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम होता है, अगर ये किसी में उपस्थित हो गया क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, तो उनको क्या बनना पड़ जाता है, किन्नर बनना होता है। ठीक है, यानी कि किन्नर ही बनते हैं। क्या होता है इसमें देखिए, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स, ये एक्स एक्स जो है, एक्स एक्स महिलाओं में पाया जाता है, एक्स एक्स, और एक्स वाई जो होता है पुरुषों में पाया जाता है। तो इसमें तो दोनों पाया गया ना, एक्स एक्स महिला हो गई और एक्स वाई जो मिल करके पुरुष हो गए, तो पुरुष और महिला दोनों का रूप ले लेती हैं, यानी कि किन्नर बन जाते हैं, छक्के। ठीक है, उसके बाद देखिए 44 वृद्धि से होने वाले नुकसानों को समझ सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों के लिए है। ठीक, सीमित सीमित परिवार वाले व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुक्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो छोटे परिवार हैं, गरीब परिवार है, ठीक है, पुअर परिवार है, उसके लिए क्या कर रहा है कि जो बच्चे हैं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर लें, मुफ्त इलाज हो। ठीक ना, ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, देखिए प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि जीव मंडल आरक्षितियों एवं राष्ट्रीय उद्यान का एक विवरण दीजिए। यहाँ पर देखिए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैवमंडल तथा जीवमंडल, जैवमंडल तथा जीवमंडल, जैवमंडल या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहें, वन्य जीव, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैवमंडल या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसको हम हाली हाली पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो हो गई, बहुत बड़ी। अब देखिए यहाँ पर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता के बड़े क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जाती है। जो यहाँ पर जो क्या है, बायोस्फीयर हो गया, रिजर्व जैव विविधता है कि बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या होता है, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जाती है। भारत सरकार ने भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है। जो भारत सरकार है हमारी, वो क्या किया है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है जीवधारियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, उसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप लोग, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का महत्व। इसमें पहली पॉइंट लिखेंगे, आरक्षित क्षेत्र शिक्षा एवं प्रशिक्षण का साधन है। दूसरी पॉइंट, आरक्षित क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तीसरी पॉइंट, आरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय अनुसंधानों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान देखिए, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहाँ शिकार, खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, यानी कि मना होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ की मनाही है, यानी कि कुछ नहीं करना है, जो जो चीज़ें यहाँ पर है। इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जात तथा पादपों या वनस्पति जात दोनों का संरक्षण किया जाता है। भारत में 104 अप्रैल 2012 राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 2012 में ये काउंटिंग हुई थी, 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, कुल 166 भारत में राष्ट्रीय उद्यान है। इस टाइम में कुल कितने, 166 भारत में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद देखिए
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट, ठीक ना। जिम कॉर्बेट है जो राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड में, ठीक ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और यह कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। येलो स्टोन, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1872 में यूएसए में हुई थी, ठीक ना। उसके बाद नोट कर लीजिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का अथवा देख लिए। प्रश्न नंबर 9 ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का। प्रश्न सेट नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न नंबर मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का एक विवरण दीजिए, ठीक ना। ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए मासिक चक्र, यह एक प्रकार का जनन चक्र है जिसमें अंडाणु मादा के अंडाशय में परिपक्व होता है, ठीक ना। एक अनिषेचित अंडाणु शरीर से बाहर रक्त स्राव के द्वारा निकलता है। इस चक्र को ही मासिक चक्र कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो लेडीज होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको क्या होता है आपको पता ही होगा। जो लेडीज होंगी, ठीक ना, उनमें पीरियड्स आते हैं। एक मंथली चक्र होता है, ये मंथ के मतलब 28वें दिन पर ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रक्त स्राव होता है, ठीक ना, ब्लड आता है उसमें। और इसमें अंडाणु होते हैं, ठीक ना, अंडाणु होते हैं, ठीक। ये चक्र को ही क्या कहते हैं हम लोग, मासिक चक्र कहते हैं। सामान्य रूप से यह चक्र औसतन 28 दिनों में पूरा होता है, यानी कि 28वें दिन या 29वें दिन ये चक्र आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सामान्यतया रुधिर स्राव प्रायः 4 से 5 दिनों तक होता रहता है, यानी कि इनके शरीर में इसमें बहुत पीड़ा होता है, ठीक ना, इसमें बहुत दर्द होता है। और ये जो 4 से 5 दिनों तक लगातार ये चलता रहता है, ठीक ना, यानी कि ब्लड मतलब आता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जनन काल की संपत्ति के पश्चात रुक जाता है, ठीक है। मादा में यह जनन काल 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर LH हार्मोन है, देखिए इसका नाम वहाँ पर लिखा गया है। महिलाओं में LH हार्मोन मासिक चक्र में नियंत्रित करने में मदद करता है और अंडाशय में अंडे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, और इसे ओव्यूलेशन के रूप में जाना जाता है। ओव्यूलेशन से ठीक पहले LH स्तर तेजी से बढ़ता है। LH मासिक चक्र को नियंत्रित करने के लिए एक अन्य सेक्स हार्मोन के साथ काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक ना। FSH कहा जाता है, ठीक है। FSH यहाँ पर देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पर ये हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। मासिक चक्र के दौरान सभी महिलाओं में इसका स्तर बढ़ जाता है, जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए एक अच्छा संकेत होता है, ठीक है। अधिक उम्र की महिलाओं में ओवरी के मैच्योर होने की वजह से FSH का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए उम्र के साथ इस हार्मोन का स्तर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका था, इधर तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो सेट नंबर 3 था पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इस सेट को देख लीजिएगा, ठीक ना, पूरा कंप्लीट ये देखिएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दे दीजिए, ठीक है। और देखिए आप लोगों को PDF लेना तो जो नंबर मैं दिखाया था उस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। 2 साल का लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 80 से 90% क्वेश्चन उसमें से फंस जाते हैं, ठीक है, यानी कि 80 से 90% तक आ सकता है आपका मार्क्स, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।